एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ, बोलो बेटा। सर स्कूल खुल रहे हैं 20 अभी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा तो सबको पता चल जाएगा, आपको क्लास में भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अभी कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर सब ट्राइंगल के इनसाइड आते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो है वो बाउंड्रीज पे आते हैं। ऑर्थो सेंटर जो है ऑर्थो सेंटर जो है वो, हाँ, सर्कम सेंटर जो है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे आता है। ऑर्थो सेंटर जो है वो कहाँ पर आता था, वो राइट एंगल वाला जो पॉइंट होता था उस पे आता था। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर और मतलब देखो, सेंट्रोइड और इन सेंटर तो हमेशा इनसाइड ही आने हैं। अब आपको ध्यान रखना है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इनसाइड आएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पर आएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे अगर हम बनाएंगे यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो सरकम सेंटर इसका मिड पॉइंट था, वो इसका मिड पॉइंट था, और ऑर्थो सेंटर यहाँ पर था। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा वो भी बाहर आएगा और सर्कम सेंटर होगा वो भी बाहर आएगा। तो कुछ ऐसा सर्कल बनता था, तो क्योंकि ये माइनर सेगमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हम कल आपको बता रहे थे। फिर मैंने एक आपको पॉइंट बताया था कि ऑर्थो एक 9 पॉइंट सर्कल वाला पॉइंट बचा था और इमेज पॉइंट वाला बचा था, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इमेज पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर थ्रू एनी साइड लाई ऑन द सर्कम सर्कल। तो मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसका सर्कम सर्कल है। ठीक है, तो इसका ऑर्थो सेंटर बनाते हैं। मान लो ये एक ऑल्टीट्यूड बनाया मैंने और ये एक ऑल्टीट्यूड बनाया। ठीक है, और ये हमारे पास एच आ गया, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। अब इसका जो इमेज आएगा वो हमारा इमेज पॉइंट ऑफ द ऑर्थो सेंटर थ्रू एनी साइड, मतलब इस पॉइंट का इमेज इस साइड के ऊपर, ए बी सी बी सी के ऊपर, इस पॉइंट का ऑर्थो सेंटर का इमेज इस साइड के ऊपर किसके ऊपर आएगा, सर्कम सर्कल पे आएगा। तो ये एच डैश मान लेते हैं। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि इमेज पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर थ्रू एनी साइड लाई ऑन इट्स सर्कम सर्कल। तो ये ज्योमेट्री से प्रूव हो जाता है, तो वो देखते हैं अभी करके। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो। डायग्राम क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, इमेज पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर अगर है और ये 90 डिग्री है दोनों एंगल, तो ये पॉइंट जो है एच डी और एच डैश डी जो है ये बराबर आएंगे और ये 90 डिग्री होगा, तो एच डैश हमें सर्कल पे लाई करवाना है। हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम है बेटा? ट्राई करो सब लोग। जो भी बोल रहे हैं बेटा उसकी आवाज नहीं आ रही, वो चैट बॉक्स में लिख दो। मान लो मैंने बी एच डैश को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो सी एच डैश के कारण ये एंगल हमारा कितना आ रहा है, ये एंगल सी है। ठीक है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस सी आ रहा है। 90 माइनस सी देख रहे हो, सी एच डैश के कारण ये एंगल सी है, 90 है, तो ये 90 माइनस सी आएगा। तो सी एच डैश जो है वो इस मेजर सेगमेंट में ये एंगल 90 माइनस सी बना रही है, तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 90 माइनस सी होगा। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये सी है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, ये सी है 90 है, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसा मान लेता हूँ, मैं बस ये प्रूव कर दूंगा। ऑर्थो सेंटर तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, हम ये प्रूव कर देंगे कि एच डी और एच डैश डी बराबर है। तो अगर ये प्रूव हो जाएगा, हमने मान लिया एच डैश इज ऑन द सर्कल, अब हम ये प्रूव कर देते हैं एच डी और एच डैश डी बराबर है, तो उससे प्रूव हो जाएगा ना कि
एच डैश डी जो है वो एच डी के बराबर है, 90 भी है, और बराबर, अगर ये बराबर हो गया तो ऑटोमेटिकली इमेज हो जाएगा। तो दोबारा से सुनो, मैंने क्या किया, एच को एक्सटेंड किया एच डैश के ऊपर सर्कल से, इसको और बी को ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप देखोगे सी एच डैश मेरी एक कॉर्ड है, ठीक है, तो सी एच डैश जो कॉर्ड है वो मेजर सेगमेंट में यहाँ पे एंगल 90 माइनस सी सबटेंड कर रही है, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस सी, बिकॉज एंगल्स इन दी मेजर सेगमेंट आर इक्वल। दिस एंगल इज सी, दिस इज 90, सो दिस इज आल्सो 90 माइनस सी। ये एंगल बराबर है, ये दोनों 90 है, और ये बीच में एक कॉमन साइड आ गई, ठीक है। दो एंगल बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, उससे एच डी और एच डैश डी बराबर आ जाएगा। तो क्या प्रूव हो जाएगा कि इमेज ऑफ एच ऑन बी सी इज एच डैश which lies on circumcircle. Image of H on BC is H dash which lies on circumcircle. देखो भाई, सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो। क्लियर है सबको, ऑल क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 9 पॉइंट सर्कल बताया था आपको, एक और पॉइंट बताना। सुनो अब ध्यान से 9 पॉइंट सर्कल के बारे में, और इसका 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर होता है वो 9 पॉइंट सेंटर होता है, ठीक है, इसको 9 पॉइंट सेंटर बोलते हैं। तो मान लो अपने पास एक ट्राइंगल है, ABC, ठीक है, आपने यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड गिराया इसके ऊपर, ये पॉइंट आ गया D, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड गिराया, ये पॉइंट आ गया E, और यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड गिराया, ये पॉइंट आ गया F। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है DEF, ठीक है, इनको ज्वाइन करके भी एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, इनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनता है, समझ गए ना, ये ऑर्थो सेंटर है, ये H है अपना। इनको ज्वाइन करके क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है DEF, इसको हम बोलते हैं पीडल ट्राइंगल, ये भी काफी फेमस ट्राइंगल है। ये आगे हम इसको पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में ना, इसकी साइड्स क्या होती हैं, इसके एंगल्स क्या होते हैं, वो सब पढ़ेंगे, तो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ते हैं। तो DEF इज पीडल ट्राइंगल, ठीक है। अब पीडल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल क्या होता है, जो उस ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास कर रहा हो, तो पीडल ट्राइंगल का एक सर्कम सर्कल बनेगा। देखो वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, इस पॉइंट से पास किया, इधर से पास किया, फिर ये ऐसे पास करेगा, ऐसे हो गया, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सा नहीं बना है सर्कल, तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, सर्कल बनेगा ये, ठीक है। इसका सर्कम सर्कल जब आप बनाओगे, वो तो किसी भी ट्राइंगल का हम सर्कम सर्कल बना सकते हैं, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करके, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब ये जो सर्कल है, दिस रेड सर्कल इज सर्कम सर्कल ऑफ पीडल ट्राइंगल DEF। अभी आपको जितनी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उतनी पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हम पढ़ते ही हैं अलग चैप्टर में ना। तो DEF क्या था, आपने ये बनाए, क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड्स बनाए। अब ऑल्टीट्यूड्स बनाने के बाद आपने क्या किया, जो ऑल्टीट्यूड बना लिए उनको उनसे पास ये जो ऑल्टीट्यूड के फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको ज्वाइन किया। तो इसको ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या आ गया, एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का आपने क्या किया, एक सर्कम सर्कल बना लिया। ठीक है, तो ये जो सर्कम सर्कल है, अब ये क्या, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी, कि ऑब्वियसली ये DEF से तो पास कर ही रहा है। ठीक है, तो अब पॉइंट गिनो आप, ये बड़े वाले ट्राइंगल को टोटल इस फिगर को कितनी बार कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट किया डी पे, एक ये BC का मिड पॉइंट है, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये सेकंड पॉइंट पे कट किया। ये जो थर्ड पॉइंट जिस पे ये कट करता है, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ HC। ठीक है, फोर्थ इसने E पे कट किया है इसको। फिफ्थ पॉइंट जो है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AH। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ AB। वो डायग्राम में उतना अच्छे से नहीं बनाया, जब प्रिसाइजली बनाएंगे तो वैसे ही बनता है। 7th पॉइंट इज F ओनली। 8th पॉइंट इज, एक ही वाला पॉइंट मैंने मिस कर दिया ना, ये 4th पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये हमारा 5th हो जाएगा, ये हमारा 6th पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 7th पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा 8th पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 9th पॉइंट हो जाएगा, विच इज मिड पॉइंट ऑफ BH। तो बेसिकली ये जो ट्राइंगल सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल DEF बनता है, ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं उनके एक लेंथ को जो वर्टेक्स से चल रही है उसके मिड पॉइंट से पास करता है और साइड्स के से पास करता है। तो ओवरऑल ये इस फिगर को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 9 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बिकॉज दिस सर्कल इंटरसेक्ट्स द कंप्लीट फिगर इन 9 पॉइंट्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 9 पॉइंट सर्कल। एंड सर्कम सेंटर ऑफ triangle DEF is 9 point center। समझ आ गया सबको, बताओ कुछ, किसी को कोई भी कंफ्यूजन अभी तक? याद करने वाली बात है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है अपने को। 'क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी इतनी ही है इस चैप्टर में, और भी थ्योरी है जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स और ये सब, वो मॉड्यूल में दिया होगा, बट वो मैं स्ट्रेट लाइन में कराता हूँ। ठीक है, तब हम इसकी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, कोई चैट बॉक्स में बताओ मुझे। एट हो गए हैं? ठीक है, प्रॉब्लम 9। अब सब लोग को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है,
क्लास में एकदम अटेंटिव होकर अटेम्प्ट किया करो ताकि आपको और अच्छे से आए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 5 यूनिट्स। If A is 2, 1, B is 3, -2. If third vertex C is on y is equal to x plus 3, find C. आंसर निकालो इसका। जल्दी जल्दी बेटा ट्राई करो और आंसर बताओ। नाइनटीन बाई टू उमंग का सही है। 7/2 13/2 -3/2 3/2। ठीक है, देखो अभी मैं बताता हूँ। देखो अब एक चीज क्या ध्यान में रखनी है आपको, कोशिश करनी है कि हम कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और पूरी मैथ्स में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो। अब जैसे एक लाइन है हमारे पास y = x + 3, ठीक है, y = x + 3, और बहुत प्रिसाइजली आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह हमें डायग्राम प्रिसाइजली बनाना पड़ता है, बट कुछ जगह पे जैसे अब यहाँ पे एरिया का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप प्रिसाइजली बनाओ नहीं बनाओ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयर इज अ लाइन y = x + 3, तो इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है मुझे। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x1 y1 ले लूँ, ठीक है, या मैं ले लेता हूँ t, t + 3। t, t + 3 हमेशा इस लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि अगर आप x को t मानते हो तो y आपका क्या हो जाएगा, t + 3 हो जाएगा। आ ही रहा है ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक पॉइंट A है आपके पास 2, -1, और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -2। ठीक है, तो B के कोऑर्डिनेट हो गए 3, -2। तो ये अब हमारा ट्राइंगल बन रहा है जिसके वो एरिया की बात कर रहा है कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 5 यूनिट्स है। ठीक है जी, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना कैसा होता है। हाफ ऑफ शेयर्स मेथड लिख दो या डिटरमिनेंट लिख दो। 2 - 1 1 3 - 2 1 t + 3 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, अभी ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। देखो अब आपको ये ध्यान रखना था, डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो +-5 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, इसको इसकी रो को हटाओ, इसके कॉलम को हटाओ, -2 -t -3 +1 × इसका नेगेटिव आता है +1 × ये रो हटाओ, ये कॉलम हटाओ, 3 - t। कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, +1 × ये जगह 3t + 9 + 2t, ठीक है, = +-10।
तो ये बन जाएगा -5, तो -10 -2t +3 -t +5t +9 इज इक्वल टू +-10। तो मेरे पास आ जा रहा है 2t +2 इज इक्वल टू 10। एक कैसे हो जाएगा, 2t + 2 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से t आ जाएगा 4, मैं कुछ मिस्टेक कर दी, t +3 ले लिया 2। अच्छा, कोऑर्डिनेट मैंने गलत लिखा हुआ है, 2 1 आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2 1 आएगा, मैंने 2 -1 ले लिया था और 3 -2 आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब चेंज होगा, ये आएगा 2 इंटू -2 -t -3 -1 इंटू 3 -t +1 इंटू 3t +9 +2t इज इक्वल टू +-10। ठीक है, इसके बाद वाला थोड़ा सा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये बन जाएगा -5 -10 -2t -3 +t +5t +9 इज इक्वल टू +-10। तो यार 60 -2t 4t माइनस ये बन रहा है -13 -4 इज इक्वल टू +-10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4t इज इक्वल टू 14, एक तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, और एक आ जाएगा 4t इज इक्वल टू -6। जब -10 लोगे तो -6 आएगा, तो t की वैल्यू 7/2 आ गई, यहाँ से t की वैल्यू -3/2 आ गई। अब आपका जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, t, t+3 था ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, 7/2, 13/2, एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा -3/2, +3 करोगे तो 3/2। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे को लग रहा है सबको। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। तो ये था हमारा प्रॉब्लम 9। प्रॉब्लम 10 देखो, if the vertices p, q and r of a triangle PQR, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख दो, आर रैशनल पॉइंट्स which of the following points करो भाई, बताओ इसका आंसर। ओके, मैं एक बार भी प्रेजेंट कर रहा हूँ।
देखो अब आ रहा होगा आपको, स्क्रीन शेयर किया मैंने दोबारा से। इस क्वेश्चन को करो सब लोग। मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है, इससे ज्यादा आंसर है इसका। देखो रैशनल पॉइंट्स का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी ट्राइंगल अगर है, अगर मैं बोल रहा हूँ उसके पॉइंट्स रैशनल हैं, इसका मतलब है कि उसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ना, जैसे 1/2 और 1/3 ऐसे होंगे, मतलब रैशनल नंबर होंगे। 3/4, 7/8, 7/9 कुछ भी हो सकता है ऐसा, मतलब रैशनल नंबर्स होंगे। ऐसे यहाँ पर भी होंगे, ठीक है, 8/3, 9/2 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे आर्बिट्ररी हमने रैशनल नंबर्स मान लिए। अब ऑब्वियसली सेंट्रोइड तो रैशनल नंबर हो गई। सेंट्रोइड क्यों रैशनल नंबर होगा? क्योंकि x1 + x2 + x3/3 होता है, y1 + y2 + y3/3 होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आएगा आपके पास इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर जरूरी नहीं है वो, क्योंकि इन सेंटर में क्या होता है, ये साइड लेंथ मल्टीप्लाई होती है ना, जैसे ax1 होता है, bx2 होता है, cx3 होता है। अब ये जो साइड लेंथ अगर आप देखोगे तो साइड लेंथ तो अंडर रूट में आ जाएगी, 8/3 - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 - 7/9 का होल स्क्वायर। तो ये जरूरी नहीं है, इन सेंटर जरूरी नहीं है हमारा रैशनल कोऑर्डिनेट देना। सर्कम सेंटर देगा कि नहीं देगा? सर्कम सेंटर देगा। सर्कम सेंटर कैसे देगा? देखो, जैसे मान लो, मैं बताता हूँ कैसे। ये मान लो हमारा सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर की कंडीशन क्या आएगी? ये लेंथ और ये लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा - 3/4 का होल स्क्वायर बीटा - 7/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा अल्फा - 8/3 का होल स्क्वायर
प्लस बीटा माइनस 9/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी। ये टर्म बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस 9/16 माइनस 3/2 अल्फा, ठीक है। बीटा स्क्वायर प्लस 49/81 माइनस 14/9 बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस 64/9 माइनस 16/3 अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस 81/4 माइनस 9 बीटा, ठीक है। अब आप देख रहे हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये अल्फा बीटा में एक लीनियर लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे दूसरी डायरेक्शन से भी लीनियर इक्वेशन आएगी, इनको सॉल्व करोगे तो ऐसे नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका जी हो गया, ये आपका ओ हो गया। अब आपको ये रिलेशन भी पता है, जी डिवाइड्स एच ओ एन, जी डिवाइड्स एच ओ एन 2:1। तो आपका जी भी रैशनल है, ओ भी रैशनल है, तो सेक्शन फॉर्मूले से एच भी क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, तो ऑर्थोसेंट्रिक रैशनल आएगा। तो इसका आंसर आएगा ए सी डी। देखो भाई सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। फाइंड द पॉइंट्स ये कह रहे हैं ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी एंड डी। वो कह रहे हैं किस कोऑर्डिनेटर को बिलोंग करते हैं। किस कोऑर्डिनेटर को बिलोंग करने का मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। ये पैलोग्राम है, ट्रेपेजियम है, पैलोग्राम है तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये फाइंड आउट करना है। करो एक बार ट्राई करो। देखो एबीसीडी ऑर्डर में बोला हुआ है तो हम ऐसा कुछ प्लॉट कर लेते हैं इसको। हो सकता है पैरेललोग्राम हो सकता है रेक्टेंगल हो, वो एक एक करके चेक करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -1, बी के कोऑर्डिनेट है 1 0, सी के कोऑर्डिनेट है 4 3, डी के कोऑर्डिनेट है 1 2। देखो अगर पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पता होगा आप लोगों को। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या आएगा, 4 - 2 is 2, 2 divided by 2 1, समझ आता है ना, x1 + x2/2। 3 - 1 2 divided by 2 is 1, तो 1, 1 आ रहा है। इधर से भी अगर BD का भी देखेंगे मिड पॉइंट तो 1 + 1 divided by 2 is 1, 1। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो पॉइंट O है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है।
So O is midpoint of AC and O is midpoint of BD. It means that the quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो पहले एक चीज तो पता चल गई, ABCD is a parallelogram. अच्छा, अब रेक्टेंगल चेक करना है तो आप दो चीजें चेक कर सकते हो कि भाई AD और CD परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, पहली चीज. दूसरा, रेक्टेंगल में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं. रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं. और अगर ये स्क्वायर होगा तो इसकी साइड लेंथ बराबर होगी. तो हम एक चीज चेक करते हैं पहले, BC और CD बराबर हैं कि नहीं है. BC मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 4 - 1 विच इज 3, 9 + 9. और CD मेरे पास आ रहा है 9 + 1. तो ये बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर तो नहीं होगा और रोम्बस भी नहीं होगा, क्योंकि उनके एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं. अब रेक्टेंगल चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, BD और AC. तो ये चेक करो कि BD और AC बराबर हैं कि नहीं है. तो BD कितना आ रहा है मेरे पास, 1 - 1 √4 आ रहा है. तो √4 विच इज इक्वल टू 2 आ जा रहा है BD तो. और AC समझ गए ना, 1 - 1 इज 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर याद आएगा. AC किसके बराबर आएगा, 4 - 2 विच इज 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर. तो ये 36, ये तो अलग ही वैल्यू आ रही है. 36 + 16 तो √52 आ रहा है. ठीक है, तो क्या क्लियर हो गया हमें कि डायगोनल्स हमारे जो हैं वो क्या हैं, बराबर नहीं है. बट मिड पॉइंट तो है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होगा बस. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम ओनली. रेक्टेंगल भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है. कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ. स्क्रीन हैंग तो नहीं हो रहा होगा बेटा. आप जिसका स्क्रीन हैंग हो रहा है वो एक बार रीज्वाइन करें मीटिंग को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चंस हैं अभी इसमें तो करते रहते हैं. देखो, the vertices of the triangle are if the internal angle bisector the vertices of the triangle are A, B and C. If the internal angle bisector of angle B meets the side AC and D, find length AD. इसका आंसर बताओ भाई.
हाँ, आपको एडी का लेंथ निकालना है बेटा। तो कुछ ऐसा है, इजी सा क्वेश्चन है ये। तो ये बी है 5,1, ठीक है, ए इज -1 -7 एंड सी इज 1,4, ठीक है। सो द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स इन डी, ठीक है। हमें एडी की लेंथ निकालनी है। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे आप जानते हैं, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो भी लेंथ होगी ये सी लेंथ है हमारे पास और ये ए लेंथ है, तो ये रेशियो सी रेशियो ए में डिवाइड कर देगा। समझते हो ना इतना तो सब लोग? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये तो कहती है बी ए बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई सी डी। तो अब जो ए बी की लेंथ है वो किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 5 - 1 विच इज 6 स्क्वायर, 1 - 7 विच इज 8 स्क्वायर। तो ये 36 + 64 100, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। बी सी जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 - 1 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सी ए बी सी रेशो ए जो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है, तो ये 2:1 आ रहा है। इसे डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने आ जाएंगे? 2 × 1 -1 डिवाइडेड बाई 3, 2 × 4 विच इज 8 - 7 1, 8 - 7 डिवाइडेड बाई 3। तो जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1/3, 1/3, ठीक है। तो ये 1/3, 1/3 आ रहा है, ठीक है। अब आप लेंथ निकाल सकते हो जाएगा। हाँ, मतलब आपको एडी की लेंथ निकालनी है, बीडी की नहीं निकालनी है। वो कर लोगे आप, मतलब पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो हो गया प्रॉब्लम 12। प्रॉब्लम 13, if circumcenter of an acute angle triangle lies at the origin and the centroid is midpoint of line joining the points a square plus 1 comma a square plus 1 and 2a comma minus 2a, find the orthocenter। करो भाई करो, जल्दी से बताओ। मिस्टेक है अपनी इसमें, थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो। बाकी जनता क्या कर रही है भाई? क्वेश्चन करो यार, सब लोग से क्वेश्चन होने चाहिए।
इतने इजी इजी तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोग को। फिर उसके बाद भी बेटा मिस्टेक है। अच्छा उसने क्या बोला है, जो सेंट्रोइड है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो सेंट्रोइड निकाल लो पहले, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाई 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो इजी सा तो प्रॉब्लम है, ये सेंट्रोइड हो गया। अब सरकम सेंटर उसने ओरिजिन दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर निकालने को बोल रहे हैं। तो हम जानते हैं g डिवाइड्स ho इन 2:1, ठीक है। तो h के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, g के हमें पता है, o के भी हमें पता है, o इज ओरिजिन, ठीक है। g के हमें पता है a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो h के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो x आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे y का जब आप निकालोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3/2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो जो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 3/2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3/2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको भी डाउट है वो बताए, बाकी सब ऑल क्लियर कर दो इसको। ये इसका आंसर आ रहा है, वो ये प्रॉपर्टी यूज करनी थी, g डिवाइड्स ho इन 2:1 बस। हाँ हाँ, वो ऑर्थो सेंटर, वो ध्यान रखना है कि O इज सर्कम सेंटर, H इज ऑर्थो सेंटर। ये पूरी मैथ्स में हम यही नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x है, y है, I 1 2 3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस कौन से हो गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सच दैट x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। then find value of x1 plus x2 plus x3 comma y1 plus y2 plus y3। करो भाई, इसको ट्राई करो।
ठीक है, ओके। आया किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन का? देखो, सर 2/3। 2/3। टू बाई थ्री। देखो चलो मैं बताता हूँ, और किसी कुछ और आंसर आया हो तो बताइए एक बार। नहीं, -1/4 तो नहीं आएगा, 2/3 भी नहीं आएगा, -2/3 आएगा। हाँ हाँ, अब सही है। -2/3। हाँ, देखो क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती थी कि उसके सारे सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं। आप बना के भी चेक कर सकते हो कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जैसे आ गया x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं इसके। ये पॉइंट है -2,3, तो ये ए बी सी हो गया। तो ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये डिस्टेंस जो है ये बराबर दिया हुआ है ना उसने, तो ये पॉइंट पक्का से क्या होगा, इसका सरकम सेंटर होगा। भाई -2,3 से x1 y1 का जो डिस्टेंस है वही x2 y2 का डिस्टेंस है, वही x3 y3 का डिस्टेंस है। इसका मतलब है -2,3 इज सरकम सेंटर। सो -2,3 इज सरकम सेंटर। बट हमें पता है कि भाई जो सरकम सेंटर होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है इसमें, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सेंट्रोइड है, वही इन सेंटर है। इसलिए सेंट्रोइड भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसका मतलब है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे, -2,3 हो जाएंगे। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2 + x3/3, तो दिस वैल्यू इज -2। y1 + y2 + y3/3, दिस वैल्यू इज 3। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x1 + x2 + x3, y1 + y2 + y3 इज इक्वल टू -2/3। तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्लियर हो गया सबको कि नहीं हुआ? मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब बेटा मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपका नेटवर्क इशू होगा। किसी को भी स्क्रीन लैग हो रहा है तो वो रीज्वाइन करे। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन कैसे किया? जो -2,3 है वो सरकम सेंटर है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सरकम सेंटर, सेंट्रोइड वगैरह सब सेम होते हैं, ठीक है। तो उससे हमने फिर क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो सेंट्रोइड होगा वो भी -2,3 होगा, तो x1 + x2 + x3/3 की वैल्यू आ गई, y1 + y2 + y3/3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है मेरे पास,
ठीक, मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया और यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, तो ये डी आ गया, ये ई आ गया, और ये ऐसे ही आपके पास एक एफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, एच। दिस इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इतना समझ आता है सबको? ऑर्थो सेंटर हमें निकालना आता है, तो ये हमारा एच हो गया। नाउ फाइंड एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ, एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC. So find ortho center of triangle HBC, comma triangle AHC, comma triangle AHB. ये करो एक बार। इसमें कोऑर्डिनेट मतलब इसमें आंसर ऐसा आएगा कि HBC का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो यहीं कहीं मिलेगा आपको, या तो E होगा या D होगा या F होगा या A होगा, ऐसा। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है। थोड़ा 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 दिमाग लगाया करो यार, ऐसी जल्दबाजी मत करो, आराम से करो बट सही करो। प्रिंस कैसे बताया AHC का B आएगा? हाँ प्रिंस पोस्टवाल, आप बताइए बेटा कैसे बताया आपने? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आउटसाइड आएगा, तो फिर E क्यों नहीं आया? AHB का E क्यों नहीं आया? D नहीं आया, C आया, ऐसा क्यों? देखो मैं बताता हूँ। देखो अब आप ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली। हाँ उमंग सही बता रही है। देखो इसमें ऐसा है कि अगर आप कोई भी एक ट्राइंगल लेते हो ABC, उसका ऑर्थो सेंटर H आता है,
तो H के साथ कोई भी दो वर्टेक्सेस उठाओगे तो थर्ड वर्टेक्स होगा जो बचा हुआ होगा वो उसका ऑर्थो सेंटर निकल कर आता है। तो प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर दिया। तो मान लो जैसे ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम HBC, इसका मेरे को ऑर्थो सेंटर निकालना है। H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो HBC का अगर आप ऑर्थो सेंटर निकालेंगे तो वो A आएगा। अब वो कैसा आएगा वो देखते हैं। तो अब इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर गिराना है HC। देखो ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। सो B से आप HC पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर गिराएंगे। तो आपने ये एक लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर गिर दिया। तो पहला परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना, P1 जो हो गया परपेंडिकुलर 1 ऑन साइड CH इज BA, ठीक है। अब C से आपको BH पे परपेंडिकुलर गिराना है, तो आपने इसको एक्सटेंड के बाहर गिरेगा ना परपेंडिकुलर को, तो ये आपका दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाला जो जा रहा है आपका, जो साइड AC जा रही है, ये हमारा दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और BC पे जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, वो AD है, तो ये थर्ड परपेंडिकुलर हो गया। ये तीनों परपेंडिकुलर कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P1 P2 P3 कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल HBC का जो ऑर्थो सेंटर है वो A है। ट्राइंगल HAC का जो ऑर्थो सेंटर होगा सिमिलरली वो B आएगा। ट्राइंगल HAB का जो ऑर्थो सेंटर है वो C आएगा। समझ आ गया सबको, बताओ अभी जो मैंने बताया वो समझ आया नहीं समझ आया, ऑल क्लियर करो इसको। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the vertices of triangle ABC are A x1 x1 tan theta, B x2 x2 tan theta 1 है, tan theta 2, C x3 x3 tan theta 3, the circumcenter of triangle ABC coincides with the origin and HA, B is orthocenter, then find value of cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 divided by sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 into B by A। बताओ भाई, ये क्वेश्चन करो। The vertices of a triangle ABC are x1 tan theta 1, x2 tan theta 2, x3 tan theta 8. The circumcenter coincides with the origin and H is A, B, then value of this.
अंकित आप इसके नोट्स पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। आप ये जो ट्राइंगल है ना उसको बना के देखना खुद से, अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको। किसी आंसर आया तो बताओ। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो अब हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1, x1 tan थीटा 1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है x2, x2 tan थीटा 2। सी का कोऑर्डिनेट है x3, x3 tan थीटा 3, ठीक है। इफ द सर्कम सेंटर कोइंसाइड विद द ओरिजिन, तो सर्कम सेंटर इज ओरिजिन, तो G डिवाइड्स HO into रेशियो 1 होता है। सर्कम सेंटर इज ओरिजिन ऑलरेडी, वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ G, ठीक है। हमें G के कोऑर्डिनेट तो पता ही है, हमें क्या करना है अच्छा ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट उसने बोला हुआ A, B है, तो ये भी पता है हमें। तो G के कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ A, B। तो G के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 into 0 A/3, समझ आ गया कैसे? 2 into 0 1 into A/3, A/3, B/3। तो A/3 is basically equivalent to x1 plus x2 plus x3/3, and B/3 is equal to x1 tan theta 1, x1 tan theta 1, x2 tan theta 2, x3 tan theta 3 by 3।
ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ए बाई बी निकालना है। तो ए बाई बी विल बी इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय x1 tan थीटा 1 प्लस x2 tan थीटा 2 x3 tan थीटा 3। ये आ गया। बट हमारे को तो क्या चाहिए, हमें तो cos थीटा 1 sin थीटा 1 ऐसा कुछ चाहिए ना। ओके, अब एक कंडीशन हमें और यूज करनी है जो अभी तक हमने यूज नहीं करी। से ओरिजिन इसका सर्कम सेंटर है, तो ओ ए जो होगा वो उसकी लेंथ किसके बराबर होगी, ओ बी के बराबर, और उसी की लेंथ किसके बराबर होगी, ओ सी के बराबर। तो हमें ये समझ आ रहा है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा। तो ओ ए जो होगा वो किसके बराबर आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1। समझ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1। सिमिलरली वो भी हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 2, x3 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा 1, तो ये बन जाएगा x1 सीकेंड थीटा 1 इज इक्वल टू x2 सीकेंड थीटा 2 इज इक्वल टू x3 सीकेंड थीटा 3। तो इसको हम k मान लेते हैं, ये तीनों बराबर हैं। अब इस वाले रिलेशन में इसको पुट कर दो, तो a बाई बी इज इक्वल टू x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k cos थीटा 1 प्लस k cos थीटा 2। समझ गए ना, बाई cos थीटा 2 हो जाएगा k cos थीटा 2, x की जगह k cos थीटा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की जगह k cos थीटा 1 आएगा, तो k cos थीटा 1 तो यहाँ पे कट के sin थीटा 1, k sin थीटा 2, k sin थीटा 3, तो k कैंसिल हो जाएगा। हमारे को निकालना क्या था, ठीक है, इनमें प्रोडक्ट ही निकालना है। हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 into b by a, so this will be equal to 1, so answer is 1। ठीक है, तनीषा का आ गया। देखो भाई बाकी सबको समझ आ गया, और क्लियर करो इसको, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे।